आज के सेशन में हम लोग राज्य पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। दरअसल जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट, उस फर्स्ट पार्ट में 4 आर्टिकल्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसमें फर्स्ट में तो नेम ऑफ यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया, जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें भी डिस्कशन था इसका। सेकंड में क्या था कि राज्य का पुनर्गठन, चाहे बाहर से, जिसमें सिक्किम की बात कर रहे थे हम लोग, और जो थर्ड वाला पार्ट था जिसमें राज्य के अंतर की पुनर्गठन की बात करते हैं। इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं ये क्या था। तो स्पेशली किससे संबंधित होगा? आर्टिकल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को मिला के बनाया था राज्य पुनर्गठन। आर्टिकल फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसमें भी हमने यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, संघ, परिसंघ, इन सारी बातों की चर्चा की थी। सेकंड क्या कह रहा था? केंद्र यदि चाहे या संसद यदि चाहे तो राज्य देश के बाहर से या कहीं से भी एक नए राज्य का गठन कर सकता है। इसी में आर्टिकल 2A था जिसमें सिक्किम की इंक्लूजन की बात हो रही थी। बाद में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिक्किम को जब भारत का अंग बना लिया गया तो सेकंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2A था वो समाप्त हो गया, डिलीट कर दिया गया। फिर उसके बाद हम आए, जो थर्ड था उसने क्या कहा कि राज्य देश के अंदर से विभिन्न राज्यों के टुकड़ों को काट के या अलग अलग राज्यों से मिला के या तो किसी राज्य में नए राज्य बनाए जा सकते हैं या अलग अलग तरीके से किसी भी राज्य के हिस्से को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसी आधार पर जब हम बात करेंगे, तो इसका कंसर्न्स क्या होगा कि कितने अलग अलग राज्य बने और कैसे कैसे राज्य बने, इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिकता हम समझ लेते हैं। देखो, जब देश हमारा आजाद हुआ तो आजादी के जस्ट पहले की बात करते हैं, हमारे यहां तमाम राजवाड़ा हुआ करते थे। उन राजवाड़ों में 552 राजवाड़े थे। ब्रिटिशर्स के कुछ क्षेत्र थे जिसमें ब्रिटिश राज्य थे। इसके साथ चीफ कमिश्नरी का कुछ क्षेत्र था। इसके बाद कुछ क्षेत्र था जो पोर्टुगीज के अंदर के में था, पोर्टुगीज पुर्तगाल के अंदर में, जैसे गोवा वगैरह, दमन, दादरा, नागर हवेली एक्सेट्रा। कुछ पार्ट ऐसे थे जो फ्रांसीसी के अंतर्गत में थे, जैसे चंद्रनगर की बात करें, उसके बाद कराईकल, माहे, यनम, पांडिचेरी। बाद में इन सबको मिला के कराईकल, पांडिचेरी, यनम, माहे को मिला के क्या बना दिया गया? पांडिचेरी बना दिया गया। इतने सारे स्टेट्स थे अलग। और जब भारत आजाद हुआ उस टाइम में जो हमारी तत्कालीन जो अंग्रेज सरकार थे उन्होंने ये ऑप्शंस दिया लोगों को। आजादी के समय में जितने राजवाड़े थे उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए। तमाम राजवाड़ों ने स्वतंत्र रहने की बात सोची उस टाइम में। बाद में सरदार पटेल और तत्कालीन भारतीय नेतृत्व के सपक्ष में बहुत अधिक प्रयास से तमाम राजवाड़ों ने भारत में विलय करने की बात सोची। केवल 3 राजवाड़े ऐसे रहे थे जो 3 राजवाड़े अलग रह गए थे तत्काल भी। कुछ पाकिस्तान में मिले, कुछ भारत में मिले, और तत्काल जो 3 राजवाड़े वो अलग रह गए। उसमें एक था जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद, और जो तीसरा है वो था जूनागढ़, जिसमें बाद में कश्मीर वाला इश्यू मुद्दे में बदलता ही रहा। फाइनली उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के तहत भारत के अंदर लिया गया, धारा 370 एक्सेट्रा ऐड की गई। वे कश्मीर का एक अलग सेपरेट मुद्दा था। बाद में उस सबको समाप्त करके भी 2019 में भारत का पूरा अंग बना दिया गया। विशिष्ट जो दर्जा थी उसको खत्म कर दिया गया। जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ का नवाब, वहां का जो नवाब था वो मुस्लिम थे और पाकिस्तान के पक्ष में थे, जबकि वहां की जो जनता थी वो भारत के पक्ष में थी। तो फाइनली पटेल ने ऐसा रेफरेंडम का माहौल बनाया, रेफरेंडम हुआ, और जिसमें जो उनके जो नवाब थे वो पाकिस्तान भाग गए और जो जनता थी वो भारत के पक्ष में सपोर्ट किया। तो अब जूनागढ़ भारत में मिल गया, गुजरात का हिस्सा है। फिर उसके बाद हैदराबाद की बात रही तो वहां के निजाम पाकिस्तान के साथ कुछ अपनी ट्यूनिंग बिठा रहे थे। इसी बीच में पटेल ने ऑपरेशन पोलो के द्वारा पाकिस्तान को, उस हैदराबाद को एसेस कर दिया। इस तरह फाइनली ये हुआ कि तमाम जो राजवाड़े थे वो भारत में मिल गए। अब कंसर्न उठता है कि जब आजादी के टाइम की बात करें, जिस टाइम में हम आजाद हुए थे, उस टाइम में जो भारत की स्थिति थी, राज्य में कितने टाइप के राज्य थे और क्या क्या कंसर्न्स थे। तो भारत के राज्य उस टाइम में 4 ग्रुप में बटे हुए थे, ए, बी, सी और डी। ये जो 4 ग्रुप में बटे हुए थे, चारों की प्रशासन, चारों की कंसर्न्स, सारी कुछ अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो जो इसमें कौन कौन सा था, आजादी के जस्ट बाद जो भारत के राज्य बने फाइनली, तो उस टाइम में 4 कैटेगरीज में राज्य थे भारत के। एक वो था जो प्रिंसली स्टेट से बनाया गया राज्य था, जो पुरानी राजशाही या प्रिंसली स्टेट से बनाया गया था। प्रिंसली स्टेट थे जो पुराने राजवाड़े में थे। इसमें से टोटल 9 राज्य थे। दूसरा जो हिस्सा था वो था ब्रिटिश वाला पार्ट का, ब्रिटिशर्स इंडिया, जो ब्रिटिश के पास था। इसमें भी 2 ग्रुप थे। एक वो जो 1935 के अंतर्गत तत्काल उस टाइम में प्रोविंसेस या राज्य घोषित किए गए थे 1935 के अधिनियम के तहत। उस एक्ट के तहत जो बने थे 1935 के एक्ट के तहत,
इसके अंतर्गत भी 9 राज्य थे और उसके बाद चीफ कमिश्नरी वाला क्षेत्र था, चीफ कमिश्नर वाला क्षेत्र था। इस एरिया में लगभग 10 पार्ट थे। इस 10 पार्ट से बाद में यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बनाए गए इसके। और इसके बाद 2 अलग अलग पार्ट थे। एक था कौन सा, फ्रेंच का पार्ट। फ्रेंच में कौन था, फ्रेंच में जो चंद्रनगर, फ्रेंच के अंतर्गत चंद्रनगर और आज का पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम एक्सेट्रा। और इसके अलावा एक पार्ट था जो पोर्टुगीज के अंतर्गत था, पुर्तगाल। इसके अंतर्गत कौन था, पुर्तगाल के अंतर्गत, इसमें था गोवा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट। उसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सब इसके पार्ट में थे। फ्रेंच में कौन था, फ्रेंच को भी चाहो तो आप ऐड ही कर लो, चंद्रनगर, माहे, कराईकल, यनम और पौंडीचेरी। बाद में इन चारों को मिला के पौंडीचेरी बना दिया गया, आज का जो पौंडीचेरी है। ये स्थितियां थी। तो अब कंसर्न ये उठता है कि आजादी के बाद इन सारे स्टेट्स के लोगों में एक अलग सी तृष्णा, अलग सी जो रिवॉल्ट का कंसर्न बन रहा था, अलग से संघर्ष की, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही थी। कंसर्न ये था कि आजादी भारत में जब बहुत पहले से ही, खास करके 1920 के टाइम से ही, 1920 से भी पहले के ही दौर से भारत में इस बात की मांग हो रही थी कि जो राज्य बनाया जाए वो राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाए, जितने जो जहां की भाषा है उस भाषा के आधार पर प्रॉपर राज्य का गठन किया जाए। शुरुआती दौर में भारत के तमाम नेता या तत्कालीन जो प्रबुद्ध व्यक्तित्व था वो सब इस बात से सहमत था कि राज्य की गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए। यहां तक कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस में अधिवेशन, ये सर्वसम्मति से निर्णय भी पास हो गया कि भारत में जैसी आजादी मिलेगी तो भारत का जो एकीकरण होगा, एक पुनर्गठन होगा राज्यों का, वो भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, ये मुद्दा चलता रहा, तब तक आंदोलन शांत हुआ कि आजादी मिलने के बाद ऐसा कंसंस होगा। अभी जो हमारी प्राइम फोकस है वो अंग्रेजों को हटाने पे लगाना चाहिए। दूसरा कंसंस बाद में जब आजाद हो जाएंगे तो राज्यों के पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आजादी के समय में एक प्रश्न ये उठा कि आजादी में धर्म और भाषा के नाम पे ही कंसंस ये बने कि देश 2 पार्ट में बंट गया। वो बंटने की विभीषिका इतनी खतरनाक थी, जो तत्कालीन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे या राजनेताओं थे, स्पेशली नेहरू वगैरह जो लोग थे, वो इस बात से पूरी तरह खिन्न हो गए। और जो भाषा के आधार पर जो निर्णय लिया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में कि राज्यों की बंटवारा की जाए, इस बात से पूरी तरह वो लोग अनमनस्क हो गए, खासतौर पर विभाजन की जो विभीषिका थी उसको देखते हुए। जब ये कंसंस बना तो फाइनली क्या हुआ, इसके बाद जब आजाद हो गया देश तो देश में तमाम तरह के आंदोलन चलना शुरू हुए कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए भाषा के आधार पर। अब जब तमाम आंदोलन होने लगे तो इसी आधार पे एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था, तत्कालीन जो कमेटी था, उस कमेटी में बनाई गई एसके धर कमेटी बनाई गई 1948 में। एक एसके धर कमेटी बनाई गई। ये जो धर कमेटी थी, धर कमेटी को ये कहा गया कि क्या आप देखा जाए कि भाषा के आधार पर विभाजन वगैरह करना सही है या नहीं है। धर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, खासकर उसी पाकिस्तानी विभाजन के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर हम राज्य का बंटवारा नहीं कर सकते, इससे देश में अलगाव बढ़ेगा और देश की टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही इस रिपोर्ट ने भाषाई आधार पर बंटवारा को डिनाई किया, भाषाई आधार को डिनाई कर दिया, वैसे ही तीव्रतम आंदोलन शुरू हो गए। महाराष्ट्र में, आंध्रा में, इन तमाम जगहों पे इस बात के लिए बहुत बड़ी आंदोलन शुरू हो गई कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए। स्पेशली आंध्रा वगैरह में बहुत तेज हुआ। कारण क्या था कि आंध्रा में आज का जो तमिलनाडु है वो उस टाइम में मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था और मद्रास के हिस्से में ही आंध्र प्रदेश भी आता था और आज का तेलंगाना भी आता था। तो वहां जो आंध्रा और तेलंगाना वाला एरिया था वो तेलुगु प्रधान था और जो ओरिजिनल तमिलनाडु वाला हिस्सा था मद्रास का, वो तमिल था। इन दोनों के आधार पर ही विभाजन की बातें होने लगी कि हम तेलुगु वाले क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। क्लियर। महाराष्ट्र में भी हालात ये बनी कि गुजराती और जो बॉम्बे राज्य हुआ करता था, बॉम्बे से मराठी और गुजराती इन दोनों के बीच में टस्ल चल रहा था। तो फाइनली जब ये हुआ कि जब इन राज्यों में बहुत तेज आंदोलन होनी शुरू हो गई, तो उसके बाद यहां 1949 में ये कर रहा है, 48 में, 1949 में दोबारा भाषा के इश्यू को सॉल्व करने के लिए या कोई ऐसी फिजिबिलिटी देखने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो सकता है या नहीं, इसलिए जेबीपी कमेटी बनाई गई। इसमें कौन थे, जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पट्टा भी सीतारमैया। ये कौन थे? नेहरू, पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पट्टा भी सीतारमैया। पट्टा भी सीतारमैया, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई। इन कमेटी ने भी, चूंकि पहले से ही इन लोगों में विभाजन का खौफ था, वही कंसर्न्स थे, इन तीनों ने भी रिपोर्ट दिया कि भाषाई आधार पर राज्य का बंटवारा नहीं होगा। मतलब पहले दस्तखत कमेटी ने मना कर दिया, इसके बाद आंदोलन तीव्र हो गया। जेबीपी कमेटी ने जब 1949 में बनी, इस कमेटी ने जब रिपोर्ट दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, इसने भी क्या किया? इसने भी भाषाई आधार को डिनाई कर दिया, भाषाई आधार को इसने भी डिनाई कर दिया। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद बहुत तीव्रतम, एकदम एक्सट्रीम लेवल की आंदोलन चलनी शुरू हुई, स्पेशली तमिलनाडु वाले हिस्से में, जो मद्रास प्रेसिडेंसी था उस टाइम में। तो जब एक्सट्रीम आंदोलन चलना शुरू हुआ, उसी कंसर्न्स में होते होते बाद में बहुत लंबे लड़ाई दंगे एक्सेट्रा के बाद एक व्यक्ति था पोट्टिलु श्री रामुलु। जो पोट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, महान स्वतंत्रता सेनानी रहे थे वो भी। तो पोट्टू जो श्री रामुलु थे, श्री रामुलु ने अनशन करना शुरू किया, और लगभग 100 से ज्यादा दिन के अनशन के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जब उनकी मौत हो जाती है तो उस पूरे इलाके में हाहाकार मच जाता है। उस पूरे इलाके में एक एक्सट्रीम लेवल पे हिंसा, चरम लेवल की हिंसा फैल जाती है। और अंततः कंसेंसस ये बनता है कि तत्कालीन जो हमारे नेतृत्व था देश का, उस नेतृत्व को तत्कालीन 1953 में बिना किसी कंसेंसस के तत्काल प्रभाव से उस हिंसा को रोकने के लिए मद्रास को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, और आंध्र प्रदेश को पहली बार एक अलग राज्य बनाना पड़ा। कब बना? पोट्टिलु श्री रामुलु, स्पेशली ध्यान रख लेंगे, श्री रामुलु को पोट्टी श्री रामुलु। ये जो श्री रामुलु हैं, इनकी मौत हो गई थी 100 दिन से अधिक के अनशन के बाद। इसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ मद्रास से अलग। ये कौन सा एरिया था? ये तेलुगु वाला हिस्सा था, तेलुगु भाषा वाला हिस्सा था। और पहली बार भारत में भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन हुआ। तो क्लियर? अब इसके बाद जो कंसर्न्स बने, जब ये अलग हो गए, तो फिर ये आग तो बहुत आगे तक चली। अब इसके बाद तो फिर महाराष्ट्र में कंसर्न उठने लगा, और भी जगह इश्यूज उठने लगेंगे। तो इन सारे इश्यू को फाइनली सॉल्व करने के लिए, कि एक सही तरीके से सॉल्व किया जाए, ताकि भविष्य में कोई श्री रामुलु वाला इश्यूज और ना बने, भविष्य में कोई राज्य और ना बटे, इसको कैसे प्रॉपरली सॉल्व किया जाए, इसके लिए अंततः फिर से कमेटी बनाई गई 1953 में ही, और उस कमेटी का नाम था फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी। यह भी कब बना? 1953 में ही बनाया गया। 3 में ही आंध्र का डिवीजन किया गया। आंध्र का डिवीजन, सॉरी, वो मद्रास का डिवीजन किया गया आंध्र के लिए। क्यों किया गया? तत्कालिक जो कंसर्न्स थे, उस कंसर्न्स को रोकने के लिए। अब यहां जब फजल अली कमेटी बनाई गई, इसमें 2 मेंबर और थे। ये जो फजल अली कमेटी थे, इसमें 2 मेंबर और थे। एक मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू, और दूसरे मेंबर थे पनिक्कर, KM पनिक्कर। तो ये जो 2 मेंबर थे, इन दोनों, चूंकि फजल अली इसके हेड थे, इसलिए फजल अली कमेटी कहा गया। इस कमेटी ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी। फाइनली इन कमेटी की रिपोर्ट ने दिया, जब इन कमेटी ने रिपोर्ट दिया तमाम कंसर्न्स को देखते हुए, तो इस कमेटी ने यह कहा कि भाषा जो लैंग्वेज है, एक मजबूत आधार हो सकता है। भाषा एक मजबूत आधार है। भाषा एक मजबूत आधार है, लेकिन केवल भाषा के आधार पर ही राज्यों का डिवीजन नहीं होना चाहिए। अब यह देखो, पुराना जो कंसर्न स्टैंड था हमारा, पुराना स्टैंड क्या था कि भाषा के आधार पर बंटना नहीं चाहिए। अब चूंकि वो चरम हिंसा के दौर थी, चरम स्थिति बन रही थी, इसलिए इन लोगों की कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाषा एक मजबूत आधार होगा, लेकिन भाषा ही आधार नहीं होगा, अर्थात भाषा के साथ साथ अन्य पॉइंट्स को भी हम कंसर्न्स में रखेंगे। और तब यदि भाषा के साथ राज्य को अलग करने की बात होती है, तो हम राज्य को अलग कर लेंगे। तो आखिर क्या क्या कंसर्न्स था? तो कहा कि भाषा एक मजबूत आधार है, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन के साथ साथ फाइनेंस या रिसोर्सेस, फाइनेंस एंड रिसोर्सेस, वित्त, और फिजिबिलिटी, यदि पैसे, संसाधन, प्रशासन और भाषा, इन सब के मिलाके यदि एक कॉम्बिनेशन में लगता है कि राज्य को डिफरेंट बनाना चाहिए, तो फिर इस आधार पर राज्य को बनाया जा सकता है। और इसी आधार पे, इन्हीं कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे 1956 में, अभी आप समझ में आ गया,
48 में बनाया था कौन? 48 का जो कमिटी थी हमारी, 48 की कमिटी ने पूरी तरह भाषा को नकार दिया। उसके बाद जेबीपी कमेटी बनी, जेबीपी कमेटी ने भी भाषा को नकार दिया। फिर आंध्रा वाला इश्यू आ गया, रामुलू की मौत हो जाती है, उसके बाद पूरा चरम हिंसा फैलता है। उस चरम हिंसा के बाद फाइनली ये होता है कि जो फजल अली कमेटी बनाई जाती है, फजल अली कमेटी एक रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि लैंग्वेज एक मजबूत आधार हो सकता है, केवल लैंग्वेज ही आधार नहीं हो सकता, लैंग्वेज एक मजबूत पॉइंट बना सकता है, और उस पॉइंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, रिसोर्सेस, ये सब भी ध्यान में रखा जाए। और इन्हीं कमेटी के आधार पर कहा गया कि राज्यों को, इन्हीं ने कहा कि इन सबको ध्यान में रखते हुए देश के जितने भी राज्य हैं उसको दोबारा तरीके से या एक अलग तरीके से पुनर्गठन किया जाए। तो वो पुनर्गठन कैसे होगा? तो इसके लिए इस कमेटी ने रिकमेंड की कि तत्काल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। इसने कहा कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटी बनाया जाए। इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी। बाद में सरकार ने 14 राज्य और 6 यूटी बना दिया। यहां ध्यान रखो, जो आधार थे वो आधार तो सेम ही था, 16 राज्य प्लस 2 यूटी, लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया, इस पे 14 राज्य और 6 यूटी में बदल दिया। और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए 1956 का वो दौर था, 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत राज्य को क्या किया गया? तत्कालिक रूप से 14 राज्य और 6 यूटी में बदल दिया गया। यहां ध्यान रखो, रिकमेंडेशन कितना था? 16 प्लस 2, 16 यूटी, और ये कितने थे? स्टेट। अब जब ये 14 राज्य और 6 यूटी बनाया गया तो इसके साथ साथ क्या बनाया गया? इसके साथ साथ कहा गया कि देश में क्षत्रिय एकता भी होनी चाहिए। इसी क्षत्रिय एकता के लिए उसी टाइम में जोनल काउंसिल भी बनाया गया और 5 जोनल काउंसिल बनाया गया। पहले क्या किया कि 14 राज्य 6 यूटी बनाया गया, इसके साथ साथ इस कमेटी ने जोनल काउंसिल की भी बात की थी। तो जोनल काउंसिल का भी 5 जोनल काउंसिल का गठन किया गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। इसके बाद आज के तहत 6 जोनल काउंसिल है, स्पेशली ध्यान रखो, 5 जोनल काउंसिल बनाए गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। इसके साथ साथ एक पॉइंट स्टार बना के स्पेशली अब ध्यान रखेंगे, 1971 में जब नॉर्थ ईस्ट का रिफॉर्मेशन हुआ स्पेशली, तो एक नॉर्थ ईस्ट स्पेशल जोनल काउंसिल भी बनाया गया, और आज हो गया कितने? 6 जोनल। तो 5 जोनल काउंसिल पहले से है, 1971 में नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल भी बना दिया गया। कब? नॉर्थ ईस्ट के रिफॉर्मेशन के बाद। तो आज टोटल कितने हो गए? 6 जोनल काउंसिल हो गए। अब ये राज्य बनाए गए। अब इस राज्य को यदि बनाया गया, 14 राज्य जब बनाया गया, तो इस 14 राज्य से क्या किया गया? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। जब 14 राज्य और यूटी तो बनाया गया तत्काल, इसके बाद फिर से लड़ाई वहीं शुरू हो गई, फिर से भाषा वाली राज्य। तो फिर भाषा वाले में कंसर्न, उस टाइम में बॉम्बे को अकेला एक राज्य रखा गया था, मतलब आज का जो महाराष्ट्र और गुजरात थे दोनों एक ही था। फिर उसके बाद चूंकि आधार तो इन्होंने बना ही दिया, भाषा के साथ साथ प्रशासन और रिसोर्सेस आदि को ध्यान में रखते भी भविष्य में राज्य को बांटा जा सकता है। तो 56 में हमने कैसा बनाया? 14 राज्य 6 यूटी। इसके बाद जब लड़ाई आगे बढ़ती चली गई तो 1960 में जब हम लोग आते हैं, मतलब ऐसा ध्यान में रखो, अब 1956 में उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर कितने बन गए? 14 राज्य 6 यूटी। अब यहां से आंदोलन बढ़ता है तो 1960 आता है, 1960 में पहली बार जो फिर भाषा के आधार पर लड़ाई शुरू होती है। आंध्रा वाला तो बहुत पहले हो गया, इस कमेटी के रिकमेंडेशन से पहले ही। तो 60 में क्या हुआ? बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया। 1960 में बॉम्बे से 2 बना दिए गए, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक, तो पहला जो हृदय इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो पहली बार डिवीजन हुई कौन सा? 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर और तमाम राज्य बनाए गए। वो टोटल आज की जो स्थिति है 28 राज्य और 29 के करीब टोटल हमारा, 28 राज्य और 9 यूटी आज की स्थिति में बना। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम चाहेंगे कि स्पेशली मेंशन कर लो, थोड़ा याद करने में आपको जरूरी भी होंगे और आसानी भी होगी। तो बॉम्बे 1960 में बना दिया। बॉम्बे के बाद हम बात करते हैं 1961 में, जो 61 हुआ, 1961 में आके 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इसमें दादरा और नगर हवेली को यूटी बना दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 62 हुआ, फिर 70 आया, फिर 86, फाइनली 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को
तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए यूटी में बदल दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को, जो लद्दाख है उसको भी यूटी में बदल दिया गया। तो फाइनली आज होते होते जो आज की स्थिति है वो हमारे पास कितने हैं, 28 स्टेट एंड 9 यूटी। ठीक, धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब ये 28 में से, इस 9 में से जब आज न कल चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में नॉर्मल राज्य की दर्जा शुरू हो जाएगी तो ये हो जाएगा 29 स्टेट और 8 यूटी, जब जम्मू कश्मीर को इससे निकाल दिया जाएगा। क्लियर, अभी जम्मू कश्मीर भी यूटी में ही है। तो ये स्टेट रिफॉर्मेशन समझ में आ गया आपको, बेसिक सा क्या था। इसी आधार पे हमने बात की थी जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, याद करिए 1956 में हमने कहा ना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 14 राज्य और 6 स्टेट यूटी बनाया गया था। तो आप इसी कंसेंसस में आप याद करिए, हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट को डिलीट कर दिया गया था, कौन सा, 7th और 9th को। तो 7th में कौन सा था, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th और 9th पार्ट को डिलीट कर दिया गया था। तो जो 7th पार्ट में कौन सा था, इसमें प्रिंसली स्टेट वाला हिस्सा था, राजशाही वाला, और 9 में कौन था, 9 में जो ग्रुप सी का राज्य था, जिसके बाद में यूटी चीफ कमिश्नर का जो क्षेत्र था, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और तब जाके ये बना। बाद में फाइनली हमने कहा 7 तो समाप्त हो ही गया और 9th में हमने अलग फॉर्मेट्स जोड़ा था। तो ये क्लियर हो गया आपको ये मुद्दा, याद करिए पिछले लेक्चर्स को। तो फाइनली आई होप कि राज्य पुनर्गठन भी आपको समझ में आ गया कैसे हो गया। इसके बाद हम लोग फाइनली चलेंगे कल के सेशन में सेकंड कंसर्न्स की बात करेंगे और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में हम लोग सिटीजनशिप की चर्चा करवाएंगे एंड सो ऑन, तत्संबंधित जो कंसर्न्स होंगे, जो आर्टिकल्स होंगे उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।